हमारी आज की कहानी है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पर ह्यूमंस ने एक नया प्लैनेट खोज निकाला है और इस वक्त वहाँ पर एक नई ही सिविलाइजेशन रह रही है। पर क्या वो लोग अर्थलिंक्स का उनके प्लैनेट पर आना पसंद करेंगे? क्या वो उन्हें उसी लेवल का एक्सेप्टेंस दे पाएंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है जहाँ पर अर्थ आइस एज से गुजर रही होती है। तभी अचानक से अर्थ की ऑर्बिट में एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है जिसके उस पार एक दूसरा प्लैनेट और सोलर सिस्टम होता है जिसमें कि ह्यूमन सरवाइव कर सकते थे। यानी कि ह्यूमंस को रहने के लिए एक और जगह मिल गई थी अर्थ के अलावा। अब ह्यूमंस उस प्लैनेट का नाम रिया रखते हैं और बहुत से साइंटिस्ट जब उस पर रिसर्च करते हैं तो ये बात सामने आती है कि एक साल अर्थ का रिया प्लैनेट पर 18 सालों के बराबर था। यानी कि यहाँ की जिंदगी वहाँ से 18 गुना ज्यादा हो सकती थी। यानी कि रिया पर लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। इन सब को देखकर कुछ ह्यूमंस बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जो लोग अब इस प्लैनेट पर रहकर थक चुके थे वो लोग रिया पर माइग्रेट करने लगते हैं और धीरे धीरे इसी तरह ह्यूमंस की एक कॉलोनी रिया पर भी बन जाती है। इसी के साथ कुछ समय बाद जब अर्थ पर रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं तो बाकी लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि हमें भी अब रिया पर जाकर ही रहना चाहिए। लेकिन जब बहुत सारे ह्यूमंस रिया पर आने लगते हैं तो रिया पर जो पहले से लोग रह रहे होते हैं वो उनका वेलकम नहीं करते हैं क्योंकि वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते थे। इसी बीच ब्रायन मार्शल नाम का एक आदमी चुपके से रिया प्लैनेट पर घुसने की कोशिश करता है, पर इसी बीच उसकी शिप पर अटैक हो जाता है और उसी के साथ वो अपने एक एआई एडिसन के साथ स्पेस में कहीं पर फंस जाता है। तभी अचानक से एडिसन को पास में एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट दिखता है जिसका नाम निसा था। वो उसे हाय या फिर किसी तरह का एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है पर वो स्पेसक्राफ्ट उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। इस वजह से एडिसन ब्रायन को ये आइडिया देता है कि उन्हें उस स्पेसक्राफ्ट तक खुद ही जाना होगा क्योंकि अब उनके पास केवल 5 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। पर क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत थी जिससे कि ह्यूमन बॉडी पर बहुत बुरे इफेक्ट हो सकते थे। इस वजह से एडिसन ब्रायन को ये वार्न भी करता है। यहाँ पर ब्रायन के पास एक बहुत ही अलग टाइप का ड्रग था। इस ड्रग की मदद से वो उस फोर्स को टैकल कर सकता था जो कि उस एक्सेलरेशन के लिए रिक्वायर्ड था। पर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी। असल में उसे इस ड्रग को इस तरह से इंजेक्ट करना होगा कि वो डायरेक्टली उसके हार्ट में जाए, पर ये प्रोसीजर काफी रिस्की हो सकता था। पर कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से ब्रायन यही करने का डिसाइड करता है और इसी के साथ वो लोग एक्सेलरेट करके उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाते हैं। इसी बीच स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्रायन बेहोश हो जाता है। यहाँ पर वो अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज को याद करता है जब वो अर्थ पर था और अब देख पाते हैं कि वो और उसकी बेटी रायली उसकी मदर की डेड बॉडी को बरी कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सभी अपने ग्रैंडफादर के घर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी एक नेबर ग्रैंडफादर से ये कंप्लेन कर रही होती है कि वो बहुत ज्यादा भूखी, जिस पर ग्रैंडफादर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है। इस वजह से वो उसे अपनी सप्लाईज में से निकाल कर कुछ खाना खाने के लिए दे देता है। उसके जाने के बाद ब्रायन अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका ऐसा कहना था कि आजकल की दुनिया में उन्हें दूसरों को अपनी सप्लाईज नहीं दिखानी चाहिए। अब इसलिए वो ये कहता है कि इससे पहले कि वो लेडी और लोगों को भी ले करके उनके खाने का सामान चुराने आ जाए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर उसके डैड इस बात पर अप्रूवल नहीं देते हैं। खैर यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि ब्रायन अब उस स्पेसक्राफ्ट में आ चुका होता है। वो अपने एआई एडिसन के साथ उसके अंदर ट्रैवल करता है और वहाँ वो देखता है कि उस शिप के बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हुए हैं। पर यहाँ पर ब्रायन को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर उन लोगों को किसने मारा या फिर वो कैसे मरे। खैर वो आगे बढ़ता जाता है तभी उसे एक दीवार पर कुछ फोटोज दिखती हैं और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि बेसिकली रियंस के जो लोग थे वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि ह्यूमन से वो टेक्नोलॉजी और बाकी सभी चीजों में कहीं ज्यादा आगे है। खैर इसके बाद ब्रायन को एक रूम दिखता है जहाँ पर फूड सप्लाईज वगैरह रखे हुए थे, पर तभी अचानक एडिसन उसे वार्न करता है कि कहीं से कुछ रेडिएशन आ रही है
और तभी ब्रायन नोटिस करता है कि वहाँ दूर खड़ी एक लड़की उस पर गन पॉइंट करके खड़ी हुई है। वो लेडी एक्चुअल में एक रियान थी। अब वो ब्रायन को देखकर ये कहती है कि उसने ही क्रू के सभी मेंबर्स को मारा है, पर ब्रायन उसे ये समझाता है कि वो तो अभी अभी शिप पर लैंड हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसने इन सबको मारा हो। जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे यकीन है कि उसने ऐसा किया है। बातों बातों में ब्रायन उसकी गन छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो एक कमरे में पहुंचता है जहां पर उसे शिप के सभी क्रू मेंबर्स की डिटेल मिलती है। पर अब भी ब्रायन ये बात समझ नहीं पाया था कि आखिर वो लोग मरे कैसे हैं। इतनी देर में वो लड़की वापस से उस पर अटैक करने के लिए वहां आ जाती है, पर ब्रायन उसके सर पर वार करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब जब उस लड़की को वापस से होश आता है तो वो काफी गुस्सा होती है और इस बार वो फायर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट में जितना भी ऑक्सीजन था वो सब कुछ खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर ब्रायन भी कुछ कम नहीं था। वो तुरंत से ही बगल में लगे एक पाइप में से कुछ ऑक्सीजन इनहेल कर लेता है और उसके बाद वो उस लड़की को नॉकआउट करके एडिसन की मदद से वापस से ऑक्सीजन सप्लाई को पहले के जैसा कर लेता है। अब इसके बाद वो एडिसन से कहता है कि वो शिप के एआई के साथ अपना कनेक्शन बना ले, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में उस स्पेसक्राफ्ट पर कोई एआई था ही नहीं। असल में रियंस जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ह्यूमंस के डिस्ट्रक्शन में ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज है। इस वजह से उस शिप पर कोई एआई नहीं था। खैर इसके बाद भी एडिसन उस शिप को किसी भी तरह से मैनेज करने की कोशिश करता है, पर उतने में वो लड़की वापस वहां आ जाती है और दरवाजा नॉक करने लगती है। पर ब्रायन जो होता है वो गेट नहीं खोलता है और वो लड़की उससे कहती है कि वहाँ पर एक रेड कलर का बटन है, कुछ भी हो पर ब्रायन उससे ना दबाए। पर यहाँ पर ब्रायन उससे गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि आखिर रियंस ऐसा बिहेव ह्यूमंस के साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनली तो वो सभी लोग अर्थ से ही आए हैं। तो रियंस को ये हक किसने दिया कि वो ये डिसाइड करें कि रिया प्लैनेट पर कौन रहेगा और कौन नहीं, जो कि सही बात भी थी। खैर इसके बाद वो गुस्से में आ करके उस रेड बटन को दबा देता है, जिससे एडिसन उससे कहता है कि ब्रायन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने गुस्से में आकर एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जो कि उससे काफी भारी पड़ सकता है फ्यूचर में। पर तभी अचानक से ग्राउंड की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और इसी के साथ एक बार फिर ब्रायन बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार हम फिर से ब्रायन की पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर ब्रायन अपने रिलेटिव्स को मना नहीं पा रहा था रिया पर जाने के लिए, पर वो कुछ पैसे जो उसने जोड़े थे वो अपनी बेटी को दे देता है ताकि वो तो रायन तक पहुंच ही जाए। राइली अकेले वहां नहीं जाना चाहती थी, वो चाहती थी कि ब्रायन और उसके ग्रैंडफादर भी उसके साथ चले, पर उनका ऐसा कहना था कि वो लोग काफी बूढ़े हो चुके, इस वजह से अब उन्हें जरूरत नहीं है आगे जिंदगी जीने की। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और जब ब्रायन को होश आता है तब एडिसन उसे एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बताता है। एक्चुअल में उस स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था और अब वो स्पेसक्राफ्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो एक रेफ्यूजी स्टेशन था और अगर कुछ भी नहीं किया गया तो वो स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टली उस रेफ्यूजी स्टेशन से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सैकड़ों और लोगों की मौत हो जाएगी। यहाँ तक ब्रायन को ये बात समझ में आ गई थी कि अब ये सिचुएशन उससे अकेले हैंडल नहीं होगी। इस वजह से वो दरवाजा खोलकर उस लड़की की मदद लेने जाता है, पर जैसे ही वो गेट खोलता है वो लड़की तुरंत उस पर अटैक कर देती है। पर ब्रायन जैसे तैसे उसे एक चेयर पर बांध देता है और फिर उससे बात करता है। इस पर वो लड़की कहती है कि उसे शिप पर इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही एक शिप ऐसा रिपोर्ट हुआ था जो कि ऑफिशियली रिया पर नहीं आ रहा था और इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो शिप पर आई थी। पर जैसे ही उसने यहाँ लैंड किया तो यहाँ के सारे लोग मर चुके थे और जो शिप का कैप्टन था उसने मरते मरते उससे कहा था कि उसने सभी सिस्टम्स को बंद कर दिया है। इसके बाद वो बताती है कि वो सभी नेविगेशन सिस्टम्स को चेक ही कर रही थी कि उसी वक्त ब्रायन का स्पेसक्राफ्ट उस स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया, जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। अब यहाँ पर वो लड़की बताती है कि एक्चुअल में उसका नाम ओशा है, पर अब क्योंकि उन्हें सिचुएशन से निकलना था तो एडिसन उनसे कहता है कि उन्हें अब अपने बीच के लड़ाई झगड़े को बंद करके इस बारे पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से स्पेसक्राफ्ट को रोकेंगे। इससे ये डिसाइड होता है कि ओशा को बेसिकली इंजन कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट में जाना होगा जहाँ पर एक गेपिंग ब्रिज है, और उसके बाद उसे वहाँ से इंजन्स को डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि नेविगेशन सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ ब्रायन को लीवर को उठाना होगा ताकि ओशा को इस काम में मदद मिल सके, जिसके बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से एक साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर जब ओशा पहले इंजन को डिस्कनेक्ट करने के लिए जाती है तो ब्रायन लीवर को पुल करता है और वो उससे ये कहता है कि हमारे सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है। वही दूसरी तरफ हम डेकर नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी स्पेसक्राफ्ट पर होता है और वो अब जाग गया होता है और अपने स्पेस सूट से भी बाहर आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ ओशा जब दूसरे इंजन को डिस्कनेक्ट करने के लिए जाती है तभी अचानक उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वहीं ब्रायन आकर उसकी मदद करता है। इसके बाद एडिसन उन दोनों को समझाता है कि अब उन दोनों को सिंक में काम करना होगा। जैसे ही वो लोग दूसरा लीवर पुल करते हैं तो नेविगेशन उनके कंट्रोल में आ जाता है और वो लोग बड़ी मुश्किल से शिप के डायरेक्शन को चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी अचानक उन्हें एक बहुत ही तेज ग्रेविटेशनल पुल का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वो लोग उबर तो जाते हैं पर इन सब के बीच में ब्रायन का हाथ डिसलोकेट हो जाता है। पर यहाँ पर ओशा उसकी मदद करती है क्योंकि अब कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ से सीन एक बार वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब जिन नेबर्स ने उन लोगों की सप्लाईज देख ली थी वो लोग अपने परिवार के लिए उनकी सप्लाईज को लेने के लिए आ गए थे। उनके आने से पहले ही ब्रायन ने राइली को एक कंटेनर में छुपा दिया था ताकि उसे कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। जब नेबर्स वहां से जाने के लिए नहीं माने तो ब्रायन और उसके डैड ने उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और फाइनली सभी लोग इस बीच मारे गए। पर तभी अचानक राइली उस कंटेनर से बाहर आ गई और उसी वक्त नेबर की वाइफ ने राइली को शूट कर दिया। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्रायन ओशा को बताता है कि उसने अपनी बेटी राइली को खो दिया, जिस पर ओशा कहती है कि उसने भी अपने परिवार को खोया है। वो उसे ये भी बताती है कि एक्चुअल में वो एक क्रिमिनल है, यानी कि वो अर्थलिंक्स को मारने का काम करती है। रायन की गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अर्थलिंक्स उनकी भी प्लैनेट को बर्बाद कर देंगे, जैसे कि उन्होंने अर्थ को बर्बाद किया है। पर बहुत से रियांस इसके खिलाफ भी हैं। बट इन द एंड होता तो वही है जो गवर्नमेंट कहती है, इस वजह से वो भी इस काम को करती है। खैर यहाँ पर एडिसन उन लोगों को ये बात याद दिलाता है कि अभी भी वो लोग बच्चे नहीं हैं, यानी कि अभी भी उन्हें सरवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से अब उन्हें सर्वाइवल के लिए जो बर्न्ड बोर्ड्स उस शिप में रखे हुए थे उन्हें वहाँ से हटाना होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो बर्न्ड बोर्ड्स एक ऐसी जगह पर रखे हुए थे जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस था। इस वजह से ब्रायन उन्हें जा करके लेकर वापस आने का डिसाइड करता है। वहीं ओशा बाहर से उस डोर को मैनेज करती है। कुछ टाइम बाद ब्रायन अंदर जाता है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा चिल्ड था क्योंकि -40 डिग्री तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। वही दूसरी तरफ अचानक से डेकर पीछे से आ करके गेट खोलने बंद करने वाले स्विच को तोड़ देता है। ये देखकर ओशा हैरान रह जाती है क्योंकि डेकर उन लोगों में से था जो कि खुद अर्थ से आए थे, तो आखिर वो ब्रायन को इस तरीके से क्यों फंसा रहा था। तभी इसी बीच ओशा और डेकर के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर डेकर बताता है कि उसकी फैमिली को रियांस ने किडनैप कर लिया है और उन लोगों ने उसे ये काम दिया है कि अगर उसने इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से उस स्टेशन पर अटैक नहीं करवाया तो वो उसकी फैमिली को मार देंगे, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। खैर इन सब के बीच अब ब्रायन का काम खत्म हो जाता है और वो ओशा से गेट खोलने के लिए कहता है, बट वो तो डेकर के साथ फाइट में बिजी थी। वहीं दूसरी तरफ अब ब्रायन उस चिल्ड एटमॉस्फेयर में जमने लग गया था। अब यहाँ पर ब्रायन एक दूसरे एग्जिट से निकलने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसे उस एग्जिट से निकलने के लिए अपने सूट से बाहर आना पड़ेगा और बाहर का टेम्परेचर था -40 डिग्री सेल्सियस। पर अब उसके पास क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने सूट से बाहर आता है और अपनी बची कुची स्ट्रेंथ से वो जैसे तैसे बाहर गिर जाता है। वही दूसरी तरफ तब तक ओशा डेकर से लड़कर उसे हरा चुकी होती है और वो तुरंत ब्रायन को एक कैप्सूल में रखती है ताकि वो रिकवर हो जाए। वहीं एडिसन उन्हें बताता है कि अब उन लोगों ने वो सब कुछ कर दिया है जिससे कि अब वो आसानी से शिप को कंट्रोल कर पाएंगे और जैसे ही वो सिस्टम को रिबूट करेंगे वो स्पेसक्राफ्ट के नेविगेशन को कंट्रोल कर लेंगे। कुछ देर बाद ब्रायन को भी होश आ जाता है। तभी अचानक से एक दूसरा खतरा उन लोगों के सामने आ जाता है
एडिसन उन लोगों को वार्न करता है कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जी फोर्स फिर से आ रहा था। अब जी फोर्स फिर से वही ग्रेविटेशनल फोर्स था जहाँ पर उन लोगों को वापस से बहुत ही तेज ग्रेविटेशनल पुल का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्हें एक बार फिर से शिप का डायरेक्शन चेंज करना था। यहाँ पर एडिसन उन्हें बताता है कि यहाँ पर कुछ वायर्स हैं जिनकी मदद से वो ये काम कर सकती है। इसी वजह से ओशा तुरंत ही उन वायर्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए जाती है। हालांकि एडिसन को ये बात नहीं पता थी कि एक्चुअल में उन्हें कौन सा वायर डिस्कनेक्ट करना है। इस वजह से ओशा को धीरे धीरे सभी वायर्स को हटाकर देखना था। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक इंजेक्शन मिलता है और वहीं पर ही उसे एक बॉम्ब भी मिलता है। वहीं वापस आते वक्त डेकर ब्रायन पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओशा उन वायर्स को डिस्कनेक्ट करने में लगी हुई थी जहाँ पर अब फाइनली सिर्फ 2 वायर्स बचे थे, जिसमें से एक वायर था लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का, जिसको कि अगर उसने निकाल दिया तो पूरे स्पेसक्राफ्ट को रीबूट होने में पूरे 3 मिनट लगेंगे। यानी कि उस टाइम तक उसे अपनी ऑक्सीजन को होल्ड करके रखना होगा। यहाँ पर ब्रायन डेकर से लड़ रहा होता है, जहाँ पर डेकर उससे माफी मांगता है कि वो ये सब करना नहीं चाहता है, बट ये उसकी मजबूरी है। तभी अचानक से वो जी फोर्स के पास पहुँच जाते हैं, पर क्योंकि ब्रायन के पास वो इंजेक्शन था इसीलिए वो अपने आप को इंजेक्ट करता है और उसी के साथ साथ वो डेकर से लड़ाई भी करता रहता है। यहाँ पर एक बार फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी राइली के फाइनल मोमेंट्स को याद करता है, जहाँ पर उसने ब्रायन को एडिसन से मिलवाया था। एक्चुअली एडिसन को राइली ने ही बनाया था और वो ये चाहती थी कि ब्रायन भी रियान पर जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इन सब के बाद जैसे तैसे ब्रायन डेकर से लड़कर ओशा की मदद करने के लिए आता है और फाइनली ब्रायन ओशा को भी उस एंटी ग्रेविटी ड्रग से इंजेक्ट कर देता है, जिसके कुछ टाइम बाद जब वापस से ब्रायन और ओशा होश में आते हैं तो एडिसन उन्हें बताता है कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है, पर अब उन्हें नेविगेशन का फुल कंट्रोल पाने के लिए पूरे सिस्टम को रिबूट करना होगा। यानी कि एडिसन खुद भी फैक्ट्री सेटिंग्स के थ्रू रिबूट हो जाएगा, पर ब्रायन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर एक बार फिर से वो उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसके पिता ने अर्थ पर उससे कहा था कि अब उसे राइली की बात मान लेनी चाहिए, यानी कि उसे भी रियान पर जाना चाहिए। उस वक्त ब्रायन को ऐसा लगा कि शायद वो भी कुछ अलग कर सकता है और उस वक्त ही उसने एडिसन को ऑन किया था। वो आज एडिसन को खोना नहीं चाहता था। एडिसन उन्हें बताता है कि उन्होंने डेकर के कन्फेशन वीडियो को अपलोड कर दिया है। इस वजह से वो रियान की गवर्नमेंट को ये सब कुछ दिखा करके इस बात का प्रूफ मांग सकेंगे कि आखिर उन्होंने अर्थलिंक्स के साथ ये सब क्यों किया। इसी के साथ साथ अब ब्रायन एडिसन से गुड बाय कहता है। अब जब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, उसी वक्त डेकर जो अब भी जिंदा था वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जो स्पेसक्राफ्ट में था। अब बॉम्ब को जब ब्लास्ट होने में कुछ ही सेकंड्स बचे थे तो ब्रायन उस बॉम्ब को लेकर बाहर स्पेस में चला जाता है और कुछ ही देर बाद ओशा देख पाती है कि बाहर स्पेस से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद ब्रायन अब जिंदा नहीं बचा। पर तभी अचानक से गेट नॉक होता है और ब्रायन बच चुका होता है। यहाँ से सीन 9 मंथ्स बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब उन लोगों ने उस स्पेस क्राफ्ट को पूरी तरह से ठीक कर लिया था और इसी के साथ साथ वो लोग वापस से एक बार फिर रिया में एंटर होते हैं, जहाँ पर अब पूरे 15 साल गुजर चुके थे। पर उनके आने से रिया पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनके अपलोड किए हुए वीडियोस की वजह से अब रिया और अर्थलिंक्स के बीच के रिलेशंस बिल्कुल ठीक हो चुके थे। और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सिर्फ इसी तरह की मूवीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।